परमबीर सिंह को लग रहा था कि अगर ये मुंबई महानगर पालिका का जो आखिरी दुर्ग है, अगर ये बाप बेटा बचा लेता है तो इसकी कोई राजनीतिक हैसियत बचेगी। परमबीर सिंह को लग रहा है कि ये भी खत्म। तो राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खत्म। जो पॉलिटिकल स्टॉक है बाप बेटे का, वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में खत्म हो चुका है। जमीन खत्म है, राजनीतिक जमीन खत्म है। तो भाग कौन कौन रहा है? परमबीर सिंह वैसे पहले से ही पाला बदल लिया था। परमबीर सिंह पाला बदल रहा है और सचिन बाजे के गवर्नमेंट अप्रूवर बनने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि सचिन बाजे के पास वो सारे सबूत मौजूद हैं कि मालवनी पुलिस स्टेशन को कैसे सचिन बाजे ने कब्जा किया और कैसे शैलेंद्र नगरकर जैसे पब्लिक पुलिस इंस्पेक्टर को कब्जे में लेकर के फर्जी दस्तावेज तैयार किया दिशा सालियान के मौत से संबंधित। और ये सचिन बाजे का ही फोन जाता था सारे डॉक्टर्स को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले गए। एक तो पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद की गई और उस पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें हुआ कि भाई इनकी लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है और ये ब्रूटल मर्डर है। उसको बदल करके दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया और ये सब इशारे पर हुआ डायरेक्ट सचिन बाजे के। और सचिन बाजे अभी तक डर रहा था कि साहब इनकी सरकार है, ये सरकार में कभी भी लौट सकते हैं, हमारा दाना पानी इनसे चलता था। अब वो सरकार में लौटने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। न तो ठाकरे मुंबई महानगर पालिका में लौटेगा, न तो ठाकरे विधानसभा में लौटेगा, न ही ठाकरे लोकसभा में लौटेगा। तो ये तीनों स्टॉक ठाकरे का खत्म हो चुका है। तो अब सबसे पहले जो डूबते हुए नाव से जो भागेगा वो चूहा कौन कौन है? तो सचिन बाजे, परमबीर सिंह और शैलेंद्र नगरकर। 20 जनवरी को शैलेंद्र नगरकर को जो फटकार लगेगी, अब शैलेंद्र नगरकर की नींद हराम हो गई है मित्रों। शैलेंद्र नगरकर सोच रहा है कि हम जवाब क्या देंगे, क्योंकि सारंग कोतवाल जी ने ही पूछा था कि चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है, एडिशनल सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिप्लाई फाइल करना था। शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई फाइल क्यों किया? लेकिन यह सवाल जब वो पूछते, सारंग कोतवाल जी जो दूसरी हियरिंग थी, ठीक उस सवाल को पूछने के पहले यह पूरा मामला जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के बेंच में ट्रांसफर हो गया और जस्टिस सारंग कोतवाल को ट्रांसफर कर दिया गया गोवा हाई कोर्ट। पूरा खेल चल रहा था वहां पर। लेकिन अब जस्टिस कोतवाल को गोवा हाई कोर्ट से वापस बुला लिया गया है, वो सर्विस रिज्यूम कर चुके हैं और जस्टिस सारंग कोतवाल के ही बेंच में दिशा का मामला आ गया है। यही जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा था कि एफआईआर फाइल नहीं करने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई की जाए और यह रिप्लाई पुलिस फाइल न करे, यह रिप्लाई महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी करे, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ सेक्रेटरी करे। उन्होंने सीबीआई को भी नोटिस भेजा था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस भेजा था। यह है जस्टिस सारंग कोतवाल। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन इसकी सुनवाई होने वाली थी, उसी दिन उनका बेंच बदल गया और जस्टिस गडकरी की बेंच में आ गया। जस्टिस गडकरी भी सुन रहे थे। जस्टिस गडकरी का भी ये 20 जनवरी जो है साहब, ये फाइनल डेट है जिसमें जस्टिस गडकरी ने तारीख पर तारीख मांगता रहा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो लगातार एडजर्नमेंट मांगता रहा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एडजर्नमेंट को एक्सेप्ट करना मजबूरी नहीं थी जस्टिस गडकरी की और जस्टिस भोसले की। लेकिन पता नहीं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले लगातार उनको वक्त देते रहे। आखिर में उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो फॉरेंसिक ऑडिट होनी है सीसीटीवी फुटेज की, इसलिए हमको वक्त चाहिए, जिसका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच में एक कालनेमी एक लड़की आई थी जिन्होंने बजाप्ता क्यूबाइड नेटवर्क का अदालत में नाम लिया, मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा कि आशुतोष पाठक डिफेम कर रहे हैं जस्टिस गडकरी को और जस्टिस भोसले को। और जस्टिस गडकरी ने कहा और जस्टिस भोसले ने कहा कि आशुतोष पाठक जो कुछ भी कर रहे हैं मैंने देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है, यह मेरा कंसर्न नहीं है, आप परेशान मत होइए। उस महिला को कहा। यह महिला एक आ गई थी, इंटरवेंशन फाइल कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पर बाकायदा हियरिंग हुई, आप सबको मालूम है। मेरे नाम के साथ क्यूबाइड नेटवर्क के साथ उन्होंने इंटरवेंशन किया था और जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले को कह रहे थे कि आप उनके खिलाफ नोटिस भेजिए।
और जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले ने उस महिला को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपको जो कुछ भी करना है बाहर जाकर के कीजिए। भगा दिया कोर्ट से, कहा जाइए सुप्रीम कोर्ट। आपको अगर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, और यह अनाप शनाप बात मत बोलिए। इतना कृत्य हुआ इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए, लेकिन फिर भी जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले बने हुए थे मुद्दे पे। हाँ, उनको समय दे रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे। ऐसा ना कह दें वो कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, तो देयर वाज नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और जब स्टेटमेंट आया जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी की तरफ से, तो उस महिला को लग गया कि अब ये भी बहाना नहीं चलेगा। मतलब वो टाइम कंज्यूम कर रहे थे अदालत का, इसमें तिकड़म चल रहा था। कभी शैलेंद्र नगरकर आ गया, कभी शैलेंद्र नगरकर गया नहीं, कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आई। आप कल्पना कीजिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट रूम से बाहर आकर के दिशा के वकील नीलेश जी से कहा, आग्रह किया कि आपने जो प्रोसिक्यूशन डिमांड किया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, यह पहली बार ऐसा हो रहा है। जब इस किसी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वैसे बहुत सारे मुद्दे आए होंगे, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई होंगी, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूशन डिमांड कर दिया नीलेश ओझा ने, और यह एफिडेविट दे दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और शैलेंद्र नगरकर जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, दोनों का प्रोसिक्यूशन मांग दिया। तो बजाप्ता पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाहर आई, नीलेश ओझा के साथ गुहार लगाई और कहा कि मेरा नाम इस प्रोसिक्यूशन से बाहर कर दीजिए, उनका रहने दीजिए। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इल्म है कि शैलेंद्र नगरकर ने पूरा द्रोह किया है। वो सिर्फ एक केस के खिलाफ नहीं, पूरा नेचुरल जस्टिस को, पूरा जो जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस है उसके खिलाफ शैलेंद्र नगरकर जा रहा है। इस सब का भान है किनको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नीलेश जी मेरा नाम उससे बाहर कर दीजिए। बाहर कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया बात को, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो हम आपका नाम हटा देते हैं। हटा दिया उनका नाम, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अदालत से भी कि मेरा नाम प्रोसिक्यूशन से बाहर कीजिए मिलॉट, ये पुलिस का मामला है, मुझे क्यों कर रहे हैं, मैं तो गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, गवर्नमेंट का वकील हूं, तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है। और उस वक्त ये सवाल उठने लगे थे देवा भाऊ के ऊपर, तो आखिर ये पुलिस किसकी है? देवा भाऊ की है। देवा भाऊ होम मिनिस्टर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति बहुत संभल करके चलनी पड़ती है, चाल राजनीति की। और दूसरी बात, राजनीति में अपनी खाल को थोड़ी मोटी करनी पड़ती है। छोटे मोटे आक्षेप या बड़े आक्षेप को भी झेलते रहना पड़ता है। क्यूबाइब नेटवर्क के भी आक्षेप थे देवा भाऊ के खिलाफ, शांति से सुनते रहे। वो 15 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और हेमंत सोरेन को लाभ हो गया। हालांकि ये मामला केजरीवाल के मामले में नहीं हुआ, केजरीवाल को कोई सिंपैथी नहीं मिला, लेकिन केजरीवाल ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि आपका जो वोट है वो मेरी गारंटी है अदालत से छूटने की, जेल से छूटने की। आप हमें वोट दे दीजिए, उसके बाद तो हम कह देंगे कि हम जनता की अदालत में केस जीत गए हैं। अदालत कौन होता है, जेल कौन होता है, ये कहा था। लेकिन अब जनता की अदालत में भी केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को अदालत की शरण में जाना पड़ा। जनता की अदालत ने कहा कि तुम्हें अदालत की शरण में जाना चाहिए, अदालत ही तुम्हें बेल देगा या रिलीफ देगा। हालांकि आजकल वो बाहर है, लेकिन ये सिंपैथी गेन वो कर सकता था पिता पुत्र इस मुंबई चुनाव के पहले, और लोगों को ये लग सकता था कि नहीं, वो उनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए बड़ी बारीकी से थोड़ा इंतजार जरूर हुआ है, लेकिन इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। और इसलिए आप देखिएगा कि लास्ट इंटरव्यू में देवा भाऊ ने कहा कि ना तो हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, जो कोर्ट कहेगा हम वो करेंगे। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट का आदेश आएगा पुलिस को, पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस के ऊपर मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा। हालांकि देवा भाऊ ये बात झूठ बोल रहे थे। देवा भाऊ ने एसआईटी गठित किया था नवंबर 2023 में, और नवंबर 2023 से लेकर के आज 26 आ गया, एसआईटी ने कुछ नहीं किया। और एसआईटी ने वही किया जो शैलेंद्र नगरकर ने किया। तो देवा भाऊ का भी झूठ एक्सपोज हो गया है। लेकिन पता नहीं, पत्रकार उनसे जो पूछते हैं, लेकिन मैं तो पूछता हूं, मैं तो सवाल पूछूंगा कि देवा भाऊ तब भी झूठ बोल रहे थे। लेकिन अगर देवा भाऊ इंतजार कर रहे थे 15 जनवरी 2026 का, और यह भी 15 जनवरी 2026 इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल से डिले हो रहा था,
2017 में जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ था वो हो जाना चाहिए था 21-22 में, नहीं हुआ। 4 साल से मामला लंबित था। अदालत के आदेश पे ये चुनाव करवाए गए हैं। तो जब उपयुक्त समय आया तो चुनाव हो गया, इसी का इंतजार था। और ये बात मैं भी अब थोड़ा थोड़ा बिलीव करता हूं मित्रों कि एक बार कोर्ट के आदेश आ गए, पुलिस ने एफआईआर फाइल कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया, फिर भी वो जाएंगे, फिर उनको बेल मिल जाएगा और ये लंबा प्रोसीडिंग चलता रहेगा। तो ये तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। असली न्याय है बाप बेटे की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से खत्म कर देना। और इसीलिए मैंने कहा था 16 जनवरी को कि असली न्याय मिला उसी दिन जब इस पिता पुत्र की राजनीतिक जमीन ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। अदालत की तो कार्रवाई अब होनी ही है। तो जेल के दरवाजे भी अब सज रहे हैं, लेकिन जेल के दरवाजे पहले आदित्य के पहले नगरकर का खुलेगा, शैलेंद्र नगरकर का। और इसीलिए बेचैनी शैलेंद्र नगरकर में है। कल मैं इसके ऊपर और अपडेट लेकर के आऊंगा कि क्या सचिन बाजी जो सोच रहा है अप्रूवर बनने का, शैलेंद्र नगरकर भी सोच रहा है। शैलेंद्र नगरकर अप्रूवर क्या बनेगा, वो तो कोई जेल गया नहीं है, उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब कोर्ट अदालत क्या कहती है? अदालत अगर कोई संज्ञान ले लिया और नीलेश ओझा जी ने यह तर्क रख दिया कि शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन हमने डिमांड किया है वो एग्जिस्ट करता है और सबसे पहले शैलेंद्र नगरकर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि टोटल झूठ एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है दिशा सालियान के इन्वेस्टिगेशन के मामले में। और हो सकता है कि 20 जनवरी को हियरिंग हो जाए, क्योंकि जस्टिस गडकरी कई बार कह रहे थे कि छोड़िए इस सबको, हम हियरिंग ऑन कर देंगे, मतलब अपील की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो अपील है, असली अपील, उस पर कार्रवाई। असली अपील का मतलब यह हुआ कि जो जिनके पास एविडेंस है, एविडेंस ला करके दो। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का, वो दिया नहीं है। तो अब ये फंस गए हैं पूरी तरह से। शैलेंद्र नगरकर को अब लग रहा होगा कि ये हमने बहुत गलत किया। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, मैंने एक जिक्र किया था कि कैसे ददुआ पहलवान को जब पुलिस घेर करके मार रही थी, मरने के पहले तक ददुआ को कह रहा था मारो मारो, और जब ददुआ मर गया तो कहता था अरे एक आदमी को 200 लोगों ने घेर के मार दिया। तो कभी कभी हमारी जो चेतना है वो बदल जाती है, हम इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी आपको संवेदना हो सकता है कि आने लगे किनके ऊपर? ठाकरे के ऊपर, शैलेंद्र नगरकर के ऊपर। तो अपनी भावना को बस में रखिए, 20 जनवरी का इंतजार कीजिए। कल हम फिर बड़ी खबर लेकर के आएंगे और ये जो टूट हो रही है उस पर भी नजर बनी हुई है। कल हम और अपडेट देंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।